नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेता हूं। यह बड़ी खबर सामने आ रही है तिकुनिया हिंसाकांड को लेकर। यह बड़ी खबर है, आशीष मिश्रा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। निचली अदालत में सुनवाई को लेकर यह याचिका दायर की गई थी और निचली अदालत में यह सुनवाई को लेकर जो याचिका दायर की गई थी इसको खारिज कर दिया गया है। आशीष ने बंद कमरे में सुनवाई की, कोर्ट से मांग की थी कि बंद कमरे में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। निचली अदालत में सुनवाई को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। तौकीर, आशीष जो है उनकी याचिका को खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बंद कमरे में सुनवाई की मांग वो कर रहे थे। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ बेल दी थी और कहा था कि ना वो उत्तर प्रदेश में रह पाएंगे और उनके पिता गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, इसलिए वो दिल्ली में भी नहीं रह सकते। इसी वजह से उनसे कहा गया है कि वो जिस भी प्रदेश में रहेंगे वहां की लोकल पुलिस को जानकारी देंगे और समय समय पर जहां पर भी उनको बुलाया जाएगा कोर्ट में उनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। यानी कि वो गवाहों को गुमराह कर सकते हैं, उन पर दबाव बना सकते हैं। इस वजह से उनको इन दो प्रदेशों में न रहने की हिदायत के साथ बेल दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक और याचिका दायर की थी जिसमें मांग की गई थी कि उनकी जो सुनवाई है, जो ट्रायल होगा वो बंद कमरे में हो, ताकि लोगों को इस बात की जानकारी ना हो कि उनके साथ क्या सवाल पूछे गए और उनकी तरफ से वकीलों ने क्या दलीलें दी। इसको लेकर फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया, उनकी याचिका खारिज कर दी गई और कहा गया है कि ये पूरी दुनिया को जानना जरूरी है कि उनके मुकदमे में आखिर क्या हो रहा है, क्या साक्ष्य प्रस्तुत हुए। तो जिस तरह से सामान्य मुकदमे चलते हैं उसी तरह से ये भी मुकदमा सुनवाई होगी, उसका ट्रायल खुले में ही होगा जिस तरह से अन्य मुकदमे होते हैं। बिल्कुल तौकीर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी आशीष मिश्रा की तरफ से कि बंद कमरे में सुनवाई होनी चाहिए, और जिस तरह से आप बता रहे हैं और कोर्ट ने यह खारिज कर दी है इस याचिका को, अब किस तरीके से आगे कानूनी प्रोसेस इसमें रह सकती है अगर आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से देखा जाए? देखिए, आशीष मिश्रा के जो वकील हैं उन्होंने कई बार इस तरह की मांग की और जिस तरह से कांड हुआ था वो थार कांड के नाम से जाना जाता है तिकोनिया का, उसमें कहा गया कि आशीष मिश्रा उस जगह पर मौजूद नहीं थे, लेकिन कई ऐसे साक्ष्य थे जो इस बात की गवाही दे रहे थे कि आशीष मिश्रा उस समय गाड़ी में बैठे थे और ड्राइवर सीट के जस्ट बगल में उनकी वो बैठे थे और जब किसान उनकी थार के नीचे थे तो वो गाड़ी से उतर के भागते हुए भी नजर आए थे। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो ड्राइवर था वो उस हिंसा का शिकार हुआ था, उसकी मौत हो गई थी, इसलिए कोई भी ऐसा चश्मदीद नहीं जो इनके साथ उस गाड़ी में हो। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात की दलील दी गई थी आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से कि अभी जब तक केस उन पर साबित नहीं हो जाता तो उनको कुछ राहत दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हाईकोर्ट के द्वारा दी गई बेल को रद्द कर दिया था और दोबारा इनको जेल जाना पड़ा था। करीब 8 महीने से ज्यादा वो जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नियम और शर्तों के साथ उनको बेल तो दी, लेकिन अब उनकी जो इस मांग को खारिज किया है क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से मीडिया ट्रायल हुआ था वो ना होने पाए, उनकी खबरों को उस तरह से दिखाया ना जाए, इसलिए बंद कमरे में जो ट्रायल होगा तो जानकारी कम होगी लोगों को और इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से आम लोगों के साथ बर्ताव होता है इसलिए उसी तरह से ही आपके साथ भी बर्ताव किया जाएगा और आपकी जो कानूनी प्रक्रिया है, सुनवाई होती है कोर्ट में, वो उसी तरह सुनवाई जाएगी। ठीक है तौकीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है काशी से। ये बड़ी खबर है, काशी पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। स्वागत के लिए भोले की नगरी तैयार है और काल भैरव मंदिर में दर्शन भी वो करेंगी। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन करेंगी राष्ट्रपति, और इसी के साथ ही आपको बता दें गंगा आरती में भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम है, गंगा आरती में भी वो शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं, काशी पहुंची हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूजा अर्चना वो करेंगी और उनके स्वागत के लिए यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और खबर यह भी है कि गंगा आरती में भी वो शामिल होंगी। तो काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता धर्मेंद्र चौबे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, काशी पहुंची हैं महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खबर यह भी है कि पूजा अर्चना वो करेंगी और गंगा आरती जो है उसमें भी वो शिरकत करेंगी। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर? देखिए सचिन, अभी फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काल भैरव मंदिर में मत्था टेकी और वहां पे प्रसाद ग्रहण की वहां की तस्वीर उनको स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किया गया है और उसके उपरांत वो काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में पहुंच गई हैं।
मंदिर में जो वहाँ के अर्चक हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के, उनका काशी विश्वनाथ जो अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार उनका पूजन अर्चन की विधि और रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। अभी वो पूजा कर रही हैं। थोड़ी देर बाद वहां से गंगा आरती के लिए रवाना होंगी और गंगा आरती जो मंच है वो पूरी तरह से दुल्हन की तरह पूरी काशी को सजा दिया गया है, घाटों को सजा दिया गया है। देव दीपावली पर जिस तरीके से आयोजन किए जाते हैं उस तरीके से घाटों को पूरी तरह से दीपक से सजाया गया है। और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो जो बोट है, जो नावें संचालित होती हैं, उन पे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर वाराणसी पुलिस तैनात है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उनके साथ मौजूद हैं। उनको लेके जो काशी की भ्रमण है और काशी की जो परंपरा है अतिथि देवो भव, वो चीज देखने को मिल रही है। प्रथम आगमन पर काशी में उनका स्वागत भव्यता और दिव्यता अखंडता से किया जा रहा है। सचिन, बिल्कुल धर्मेंद्र, आप बता रहे हैं बहुत भव्य तरीके से घाटों को सजाया गया है। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कितने रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? क्योंकि बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि घाटों को दुल्हन की तरह सजाया गया है, भव्य स्तर पर यहाँ पर यह प्रोग्राम रखा गया है। देखिए सचिन, सुरक्षा लिहाज से वाराणसी एयरपोर्ट से लेकर गंगा के किनारे, गंगा के घाट के उस पार इस पार की बात की जाए तो पूरी तरह से किलेबंदी कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोर कसर न रह जाए। वाराणसी पुलिस, पीएसी, रैपिड एक्शन, सीआरपीएफ, उसके साथ साथ सेना के दस्ता भी उनके साथ चल रहे हैं। सुरक्षा की पूरी तरह से किलाबंदी की गई है। उसके साथ साथ एनएसजी कमांडो तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगाई गई हैं। और रूट डाइवर्जन की बात की जाए तो वाराणसी एयरपोर्ट से गंगा घाट तक पूरे रूट को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है रोड पर। और राष्ट्रपति का जो ही काफिला निकलेगा उसके 15 मिनट पहले सारे रोडों को सील कर दिया जा रहा है। सचिन, ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और वहीं 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। कक्षा 10वीं की फाइनल की 3 मार्च तक ये चलेंगी और जबकि 12वीं की फाइनल परीक्षाएं 4 मार्च को ये खत्म होगी। वहीं नकल माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए लखनऊ माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। यूपी के हर जिले में केंद्रों में वेबकास्टिंग के जरिए यह मॉनिटरिंग की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया कि नकल करने और कराने वालों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई इसमें की जाएगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। जिलों में भी वही व्यवस्था होगी जो यहाँ दिखाई देगी और जो बताया गया है सारी व्यवस्थाएं जिलों में होंगी और जिलों की हर व्यवस्था और जिले के प्रत्येक कक्ष की यहाँ पर सारी स्थिति देखी जाएगी कि किस जिले में और जिले के किस विद्यालय में और विद्यालय के किस कमरे में किस प्रकार से बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाएगी। हाई स्कूल इंटर की परीक्षा भले ही उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन नकल माफियाओं पे नकेल कसने के लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये कंट्रोल रूम पूरे मंडलवार है। हर मंडल पे 4-4 कंप्यूटर आप देख सकते हैं लगे यहाँ पर और हर कंप्यूटर पर करीब तमाम जो सेंटर हैं वहां से वेबकास्टिंग के जरिए से यहाँ पर देखा जा सकता है कि नकल हो रही है या नहीं हो रही है, क्या सुविधाएं हैं। लेकिन उसके बाद जो आप देख सकते हैं गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, इधर लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, सभी जो मंडलवार जो परीक्षाएं होंगी उसके बाद जो जिलों में जो परीक्षा केंद्र हैं उन पर कैसे निगरानी रखी जाएगी। अगर यहाँ से कोई सुविधा होती है तो सामने वहां पर निवारण के लिए भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वहां पर शिकायत जाएगी। उसके बाद वहां से उस सेंटर को फोन जाएगा, जो प्रभारी यहाँ पर बैठेंगे उनके साथ ही साथ जिस तरीके से गुलाब देवी यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, अगर नकल कोई कराते हुए मिलता है या करते हुए पाया जाएगा तो उसके ऊपर रासुका की कार्रवाई होगी। यानी उत्तर प्रदेश सरकार नकल माफियाओं पर तो नकेल कसेगी ही, लेकिन जो लखनऊ में या फिर पूरे प्रदेश में शिक्षक भी और कोई नकल कराता पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कैप्टन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। और वह यूपी मदरसा बोर्ड ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है। यूपी मदरसा बोर्ड ने विदेश मंत्री को लिखे पत्र में मदरसे के बच्चों को पासपोर्ट में आने वाली दुश्वारियों के बारे में बताया है। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि पासपोर्ट के लिए मदरसे के बच्चों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मार्कशीट के वेरिफिकेशन के नाम पर उनको दौड़ाया जाता है।
मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज है, लेकिन फिर भी वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को परेशान किया जाता है। मदरसा बोर्ड से जो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता बनती है। पासपोर्ट बनवाने के जब जाते हैं विभागों में तमाम दुश्वारी झेलनी पड़ती हैं। उन्हें मार्कशीटों के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, जबकि जो मार्कशीटें हैं 2018 की, 19 की, 2020 की, 21 की, 2022 की, ये सारे मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं और वहीं से वेरिफिकेशन कर ले तो बच्चों को इतनी रुसवाई न झेलनी पड़े। लगातार वेरिफिकेशन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। इस संबंध में हमने विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है और आपके जरिए से ये अनुरोध करता हूँ कि पासपोर्ट के जो बनने की प्रक्रिया है उसको मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए भी आसान किया जाए, अन्य बोर्ड के बच्चों की तरह, ताकि उन्हें दिक्कतें और रुसवाई न हो सके और अपने हाल रोजगार पर ठीक ढंग से जा सकें। और वे दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमा-ए हिंद की सभा में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर खुद उनके ही धर्म के धार्मिक गुरु भड़क गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मदनी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी मसलक के बड़े मजहबी रहनुमा और प्रचारक हैं और साथ ही रिजवी का कहना है कि इस्लाम मजहब भारत का एक नया मजहब है। भारत में इस्लाम से आने से पहले कई मजहब मौजूद थे। उनका यह भी कहना है कि मौलाना अरशद मदनी का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस बयान से हमें इत्तफाक नहीं है, इसलिए कि उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। भारत का इस्लाम जो है वो बहुत नया मजहब है। सूफिया इकराम ने यहाँ पर जो तबलीगी काम अंजाम दिए उससे इस्लाम की नशर व इशाअत हुई और यहाँ पर जो इस्लाम आया वो गौरी ख़ानदान ने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की और उससे पहले इब्तदाई तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सिंध में कुछ दिनों के लिए। और वे राजधानी देहरादून के शहीद स्थल पर बेरोजगारों का धरना लगातार जारी है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार और तमाम भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग को लेकर बेरोजगार युवाओं का आज चौथे दिन भी धरना ये जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। युवाओं ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को रखा है और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो धरना इसी तरीके से जारी रखेंगे। और वहीं छात्र छात्राओं के धरने में तमाम राजनीतिक पार्टियां उन्होंने भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया है। छात्र छात्राओं से वो मिल रहे हैं। इस दौरान शहीद स्मारक कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात है। और उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ने आज फिर से धामी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से ही रोक दिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बॉबी पवार समेत तमाम बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और सभी बेरोजगार युवाओं को जेल से रिहा नहीं किया जा रहा है। सरकार बिना शर्त सभी को रिहा करे और इसके साथ ही भर्ती घोटाले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। घटना घटी उसके बाद हम लगातार कुछ मांगे कर रहे हैं। मुकदमे वापस करने की मांग है, बॉबी पवार और उसके साथियों को जेल से बाहर करने की मांग है, क्योंकि वो लड़के तो शांतिप्रिय ढंग से बैठे थे और सबने देखा है। पथराव करने वालों की गिरफ्तारी होती समझ में आता, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी समझ में आता। जो बच्चे जेन्युइन मांग कर रहे थे उनको ही जेल में ठूस दिया और 307 जैसी गंभीर धारा उन पर लगा दी। और कल की घटना जो है जिसमें पुरोला के एक बच्चे ने जब ये कहा कि सील टूटी हुई है, उसने डीएम से शिकायत की, एसडीएम से शिकायत की, उसके बाद उस पर दबाव बनाते रहे शाम तक कि तो ये मामले को वापस ले ले। जब वापस नहीं लिया तो उसी पे नकल विरोधी कानून के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर दिया। जो कह रहा मेरे घर में चोरी हो गई, उसी पे चोरी का इल्जाम, उसी को चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। अजीब। और वे उत्तरकाशी में पटवारी लेखपाल की लिखित परीक्षा के लिए जिले के 57 परीक्षा केंद्रों में 11,639 अभ्यर्थियों ने कुल परीक्षा दी है और परीक्षा खत्म होने के बाद
पॉलिटेक्निकल सेंटर के एक अभ्यर्थी ने प्रश्न पेपर की सील पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बीच कुछ और युवा भी डीएम से इस मामले की शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वीडियो की खबर जब प्रशासन को लगी तो प्रशासन ने आनंद फानन में कदम उठाते हुए शिकायत कर रहे अभ्यर्थी को ही आयोग की कर्मचारियों को थाने में बुलाया, जहां पर एसडीएम चतर सिंह ने पेपर सील पर अभ्यर्थी के आरोपों का खंडन किया है। फिलहाल एसडीएम अभी भी अभ्यर्थियों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। अरुण कुमार नाम का एक छात्र है जिसने ये आरोप लगाया था कि जो उसको क्वेश्चन बुकलेट मिली है उसमें सील नहीं थी और एक ही सील थी, एक टूटी हुई थी। उसको लेकर के हमने जो आयोग के प्रतिनिधि हैं और यहाँ पे जो सेंटर है जहाँ पर परीक्षा दे रहा था, वहाँ के जो केंद्र के प्रभारी हैं उनको भी बुलाया है और उनसे सारी फुटेज हमने सीसीटीवी भी और वीडियो की सारी फुटेज भी मंगाई है, हमने देख ली है। और जो आयोग का जो सील्ड बॉक्स था वो पूरी कमेटी के सामने खोला गया है, सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने, और उसमें सील जो वीडियो में है इंटैक्ट दिखाई दे रही है, किसी प्रकार की उसमें टेम्परिंग नहीं दिखाई दे रही है। और वहीं प्रदेश में 1000 से ज्यादा मदरसे चल रहे हैं, लेकिन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के नाम पर क्या पढ़ाया जाता है, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं सरकार अब मदरसों को हाईटेक करने और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास ने विधानसभा में समीक्षा बैठक की है। इस एक कमेटी का गठन इसमें किया गया जो 1 महीने के अंदर मदरसों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी और साथ ही अल्पसंख्यक मंत्री चंदन राम दास का यह भी कहना है कि बोगस मदरसा को बंद कर दिया जाएगा और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलने वाले मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जाएगा। विभाग में 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मैंने एक कमेटी का गठन कर दिया जो मदरसों की 1 महीने के अंदर मुझे जांच रिपोर्ट देंगे। मैं उन जो बोगस मदरसे हैं उनको मैं बंद करूंगा और जो अच्छे मदरसे जो 1 से 8 तक चल रहे हैं, जिनकी हमारी सरकारी मान्यता होगी, मैं इनको हाईटेक बनाऊंगा। उसमें शिक्षा की व्यवस्था, कंप्यूटर की व्यवस्था, ड्रेस की व्यवस्था और मॉडल के रूप में हम यहाँ पर मदरसा को हम आगे लाएंगे। ये आज मैंने निर्णय लिया है। यद्यपि 1 महीने पहले सभी जिलाधिकारियों को इनकी जांच के लिए निर्देश दिया है, मगर जांच जिलाधिकारियों से नहीं आई है, इसलिए मैंने आज विभागीय कमेटी बना दी। बहुत से और भी निर्णय हमने 7 कोचिंग सेंटर SC ST के लिए प्रारंभ किए हैं, जिसमें IAS, PCS, NDA, नर्सिंग। मैं चाहता हूं कि ऐसे कोर्सेज चलाएं हम जो रोजगार मूलक हों और रोजगार मूलक के माध्यम से हम यहाँ रोजगार सृजन करना चाहें। बहुत और वहीं नैनीताल जिले के रामगढ़ में राज्य सरकार ने उद्यान विभाग की जमीन को लीज पर दिए जाने का मामला तेजी से तूल पकड़ता हुआ यह नजर आ रहा है। जहां एक और स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि रामगढ़ में उद्यान विभाग की बेशकीमती 100 नाली जमीन को सरकार ने सिडकुल के नाम पर अपने चैतों को देने का काम किया। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश का कहना है कि यह सरकार उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन को नष्ट करने में लगी है। रामगढ़ में आलू और सेब की उन्नत किस्मों को पैदा करने वाली बेशकीमती जमीन को इस सरकार ने अपने लोगों को देने का काम किया। उद्यान विभाग के जमीन को लीज पर देने का यह मामला है। देखिए, जितनी आर्थिक संपदाएं उत्तराखंड की, जल, जंगल, जमीन, इसको धीरे धीरे नियोजित तरीके से बेचने का काम करा जा रहा है। इससे महाभ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। इतना बड़ा उदाहरण रामगढ़ का वो जो मुकुट कहते हैं, उस पूरे पहाड़ को, उद्यान की जमीन को निःशुल्क लीज पे दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी RSS के लोगों को। इससे बड़ा कलयुग और रावण राज आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं आया। देखिए, रामगढ़, उमागढ़, जहाँ पर 100 नाली जमीन सरकार द्वारा मुफ्त में सिडकुल के नाम पर अपने चहेतों को दे दी गई है, जहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के फल के पौधे विकसित किए जाते थे, प्रजातियां विकसित की जाती।
और देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के दो गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामने मारपीट से कांग्रेस सख्ते में है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के विरोध में शुरू हुई नारेबाजी मारपीट तक जा पहुंची। वहीं एनएसयूआई की इस मारपीट को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिनको जवाब दिया गया है। उसमें कुछ आप जान सकते हैं कि जब भी कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम होता है तो उसमें कोई जो है इनडिसिप्लिन, कोई बाहर के तत्व जो है वो जानबूझकर भेजे जाते हैं, क्योंकि ये जो अभी लड़ाई है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश भर के युवाओं की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो भाजपा तो कभी चाहेगी नहीं कि ये लड़ाई लड़ी जाए। भाजपा कभी चाहेगी नहीं कि बेरोजगारी के खिलाफ कोई आवाज उठाए, जो इनके भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ आवाज है। तो जाहिर सी बात है वो किसी तरीके से इस मुहिम को कमजोर करने की कोशिश करेगी। और वहीं महाशिवरात्रि त्योहार को बेहतर बनाने के लिए काशीपुर की उधम सिंह नगर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस ने कांवड़ यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराई है। जगह जगह पुलिस बल को तैनात किया गया। आपको बता दें कि काशीपुर, जसपुर और बाजपुर की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगने के कारण यहां पर यातायात का काफी दबाव रहता है और वहीं सुरक्षा की दृष्टि से भी यह जगह काफी संवेदनशील मानी जाती है। पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह का कहना है कि हरिद्वार से पवित्र जल लेकर आने वाले कांवड़ियों को काशीपुर, जसपुर और बाजपुर में किसी भी प्रकार की यातायात सुविधा उत्पन्न ना हो, तमाम परेशानी का सामना उनको ना करना पड़े, उसी को लेकर यह तैयारियां की जा रही हैं। और जो पवित्र हमारा पर्व है महाशिवरात्रि का, वो 18 को होने वाला है, जिस दिन भगवान के शिवालयों में जल चढ़ाया जाए। यहाँ की जो यात्रा का रूट है, जब कांवड़िए हरिद्वार में इकट्ठा होते हैं और वहाँ से जल ले आकर के, और जो हमारा यहाँ परंपरागत रूट है, उस रूटों पे हमने पर्याप्त बिजली और जो पैच वर्क का काम था एसडीएम साहब और अन्य जो डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको करवा लिया है। यातायात के लिए भी हमने जो प्लानिंग करी है कि हाईवे पे हम किसी एक सड़क पे जो लेकर के आएंगे और एक सड़क पे हम ट्रैफिक को चलाएंगे। अंदर बाजारी एरिया में जो पुराना परंपरागत मार्ग है उसी से लेके आएंगे, क्योंकि ये बाजपुर वाली जो रोड है अभी आरओबी के निर्माण के कारण उसी साइड। और वहीं देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर एनएसयूआई के दो गुटों में जमकर झड़प हुई है, जिसमें एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के एक गुट ने जमकर विरोध किया। तो वहीं मामले को बढ़ता देख पुलिस ने मामले को शांत करवाया। आपको बता दें कि देहरादून में प्रदर्शन को लेकर नीरज कुंदन कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे। और हल्द्वानी जिले के कई क्षेत्रों में हो रही लगातार बिजली कटौती से जनता बेहद परेशान है, जिस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रीष्मकालीन सीजन की तैयारी चल रही है, लिहाजा जहां लोकल फीडरों में रिपेयरिंग के काम जहां पर चल रहे हैं, तो वहीं हाईवे के किनारे पेड़ों की छटाई का काम ये चल रहा है, जिस वजह से कभी कभी शटडाउन करना पड़ता है। और फिलहाल जिले में रोस्टिंग पूरी तरह से समाप्त हो गई है। विद्युत विभाग के अधीक्षक अभियंता नवीन मिश्रा का कहना है कि आगामी ग्रीष्मकालीन सीजन में बिजली की कमी ना हो, इसको देखते हुए विद्युत विभाग अलग अलग फीडरों में काम कर रहा है। वर्तमान में हमारे यहाँ रोस्टिंग नैनीताल जनपद में समाप्त हो गई है, लेकिन आप जैसा कि विदित ही हैं कि आने वाला ग्रीष्मकाल का जो हमारा पीक लोड का समय आने वाला है, उसके लिए हम लोग अपने सिस्टम में कुछ रिनोवेशन के काम कर रहे हैं। उसके लिए लोकल लेवल पे विभिन्न फीडरों पे सुधार के काम करने के लिए शटडाउन्स लिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ वन विभाग के द्वारा, वन विकास निगम द्वारा पेड़ों का पातन भी किया जा रहा है, जो हमारे हाईवेज चौड़ीकरण वगैरह का काम है। तो पातन के समय पे विद्युत लाइनों को क्षति ना हो, किसी को करंट। और वहीं बागेश्वर के जिला कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें 32 जन समस्याएं दर्ज की गई हैं। बताया जा रहा है कि जनता दरबार में आए फरियादियों की अधिकतम समस्याएं पीडब्ल्यूडी विभाग की रही हैं। वहीं बागेश्वर जिले में लंबे समय से पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फरियादियों का कहना है कि सरकार द्वारा जिन सड़कों को बनाने की स्वीकृति मिली है, उन निर्माणाधीन सड़कों का कार्य कछुए की गति से चल रहा है। और साथ ही जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने भी पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।